नमस्कार मेरे प्यारे दोस्तों, मैं हूं प्राध्यापक डॉक्टर राजेंद्र रघुवीर देशपांडे फ्रॉम पुणे, महाराष्ट्र स्टेट, इंडिया। मैं आप सबका मेरे आयुर्वेदा एकेडमी यूट्यूब चैनल में सहर्ष स्वागत करता हूं। आप तो जानते हैं कि आई एम एमडी, डॉक्टर ऑफ मेडिसिन इन आयुर्वेदिक मेडिसिन, दैट इज काय चिकित्सा सब्जेक्ट, एंड सेकंड डबल एमडी, दैट इज पोस्ट ग्रेजुएशन इज डबल एमडी इन क्रियाशारीर, दैट इज आयुर्वेदिक फिजियोलॉजी। मेरे प्यारे दोस्तों, लगातार मैं कुछ वीडियो राष्ट्रीय भाषा हिंदी में बता रहा हूं क्योंकि अभी एक नया मोटो मेरे मन में आया है, उद्देश्य आया है कि सामान्य जन को भी, जैसे तो स्टूडेंट्स तो सीखने वाले ही हैं मेरे तरफ से, फिर मैं जो लैंग्वेज इस्तेमाल करता हूं वो सामान्य लोगों को भी समझने वाली ही भाषा होती है। जो कंसेप्ट होते हैं, जो शास्त्रीय तरीके से होते हैं, फिलहाल उसको समझाने का जो तरीका है डॉक्टर देशपांडे का, वो बहुत ही आसान और सरल होता है। तो इससे क्या हो जाएगा, सामान्य जन में, पब्लिक में आरोग्य विषयक साक्षरता, देखिए क्या शब्द इस्तेमाल कर रहे हैं, आरोग्य विषयक साक्षरता। भले आप एमडी हो या पोस्ट एमई, एमकॉम, बीए, बीकॉम, इंजीनियर हो, वकील हो, कुछ भी हो, लेबरर हो, फार्मर हो, बिजनेसमैन हो, कई लोगों को आरोग्य विषयक जानकारी अच्छी तरह से नहीं होती और इधर उधर घूमते रहते, गूगल पर सर्च करते हैं अपनी अपनी भाषा में। फिलहाल उनको जितना अच्छा तरीके से समझने में आना चाहिए वो समझ में नहीं आता, ऐसे मैं मान रहा हूं। और इसी के द्वारा बहुत सारे फीडबैक्स मेरे को आ रहे हैं कि सर बहुत बढ़िया काम कर रहे हैं आप, इसी तरह से लगे रहो। तो आज का विषय है हमारी स्टूडेंट्स के लिए रोग निदान विकृति विज्ञान नाम का एक विषय होता है। आगे चलकर लास्ट ईयर को काय चिकित्सा नाम का भी एक सब्जेक्ट होता है। तो ये दोनों मिलाकर हम प्रैक्टिस करते हैं। मतलब पहले वाला होता है कि जानकारी ले ले हमारी बीमारी के बारे में, जिसको डायग्नोसिस कहा जाता है, निदान करवा लेते हैं सेकंड ईयर के, थर्ड ईयर के स्टूडेंट्स, और बाद में फोर्थ ईयर में उसकी चिकित्सा कैसी की जाती है इसका मार्गदर्शन हम प्राध्यापक लोग करते हैं। तो ये वीडियो में आपको क्या बोलते हैं ना, बोनस मिलने वाला है। पहले तो निदान के बारे में, ये पक्षवत के बारे में, कॉजेस आयुर्वेद के हिसाब से, ये देखिए लेक्चर चल रहा है आयुर्वेद का बेसिकली, तो आयुर्वेद के हिसाब से कौन सी कारण हो सकते हैं, उसके लक्षण क्या हो सकते हैं, बाद में उसकी लेबोरेटरी की इन्वेस्टिगेशन आगे चलकर हैं, और ये बीच में आपको ये चिकित्सा किस तरीके से हम करते हैं ये भी मैं आपको बताने वाला हूं। क्योंकि पक्षवत के बहुत सारे पेशेंट्स हमारे आसपास होते हैं, हमारे फ्रेंड्स हो सकते हैं, रिलेटिव्स हो सकते हैं। पुराने जमाने वाले में ये ओल्ड पीपल जो होते थे ना, मतलब आफ्टर 60-70, तो लोगों का ब्लड प्रेशर शूट हो जाता था। हमारा रक्तदाब, रक्तचाप, ब्लड प्रेशर बंग ऐसे शूट होने के कारण ब्रेन में तकलीफ हो जाती थी। कई कबार थ्रम्बोसिस, कई कबार एम्बोलिज्म, यहां पर कभी कभार रक्तस्राव, और ऐसा हो जाता था, पैरालिसिस का अटैक आ जाता था। समझ में आ गई बात। ये पैरालिसिस, इस हेमिप्लेजिया को आयुर्वेद में पक्षवध ऐसे कहा है। क्या नाम है आयुर्वेद में? पक्षवध, जिसको मॉडर्न में हेमिप्लेजिया कहा जाता है। तो यहां पर देखिए, पक्ष का मतलब हमारी हाथ और पैर की जानकारी है। पक्ष वध, वध का मतलब डिस्ट्रक्शन ऑफ द फंक्शन, उसकी कार्य की हानि होना। पक्ष, ऊपर वाले दो हाथ जो है ना, ये पक्ष है हमारे, अपर एक्सट्रीमिटी बोलते हैं। और जो मेरे पैर है उसको भी आयुर्वेद में पक्ष बोला गया है ना। तो दोनों एक्सट्रीमिटीज, हाथ और पैर, उसकी ताकत चली जाना, हाथ उठाना, हाथ से पकड़ लेना, ये सब बर्बादी हो जाती है। और पैर से हम चल नहीं सकते, खड़े नहीं रह सकते, तो हम क्या बोलते हैं? पैरालिसिस का अटैक आ गया, हेमिप्लेजिया का। ये दुर्दैव है, कोई चिंता की बात नहीं, हर एक को इलाज होता है। सिर्फ आपको एक्शन क्यों बता रहा हूं मैं, ये ऐसी कोई मतलब टिंगल टवाली नहीं कर रहा हूं मैं, कुछ ऐसा उसका मजा नहीं ले रहा हूं मैं बता रहा हूं कि उसकी एक्शन आपको जाननी चाहिए, ठीक है ना। फेशियल पैरालिसिस की, ये हाथ कैसा रहता है, क्या रहता है। जब मैं पक्षवत की बारे में सोचता हूं तो ब्रेन के बारे में हमारा दिमाग चलना चाहिए। प्रॉब्लम है यहां पर, प्रॉब्लम है नर्वस सिस्टम पर, चेतना तंतु बोलते हैं। ये दो तरीके से बना है, एक है सेंसरी सिस्टम, जहां से हमारा ज्ञान प्राप्त होता है, आवाज सुनते हैं, आंखों से देखते हैं, टेस्ट करते हैं, टच पेन टेम्परेचर, यहां पर स्पर्श ज्ञान होता है ना। ये सेंसरी सिस्टम है। हमें ज्ञान मिलता है ब्रेन में,
ये नर्व्स के द्वारा, और दूसरी होती है मोटर सिस्टम। जब ज्ञान मिलता है उसी के अनुसार हमारा मेंदु, हमारा मस्तिष्क, हमारा ब्रेन आज्ञा देता है, हाथ उठाओ, झटका बैठ जाएगा, ये बहुत गर्म चीज है, तो हम हाथ उठा लेते हैं। अरे पैर उठा लो, नीचे थॉर्न है, कांटा है, चुभेगा आपको, तो पैर उठा लेते हैं। तो आज्ञा करने का काम बोलते हैं मोटर सिस्टम। तो हमारा ब्रेन दो तरीके से कनेक्टेड है, एक है सेंसरी सिस्टम और दूसरी है मोटर सिस्टम। जब ब्रेन का हम एग्जामिनेशन करते हैं, यहां आगे चलकर देखने वाले हम, क्योंकि ये पेशेंट तो हमें देखने पड़ते हैं हॉस्पिटल में, तो कैसे देखते हैं हम, इसी के लिए आपको मेरे चैनल पर क्लिनिकल एग्जामिनेशन नाम की क्लिनिकल एग्जामिनेशन प्ले लिस्ट मिल जाएगी। करीबन करीबन 30-35 डॉक्टर देशपांडे ने मेडिकल हेल्थ के बारे में, आरोग्य के बारे में प्ले लिस्ट बना रखी है, जहां पर मराठी वीडियोस हैं, हिंदी है, अंग्रेजी है, सब कुछ है ना। तो देखना चाहिए आपको। ये क्लिनिकल एग्जामिनेशन में नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन के लिए 3 वीडियोस मेरे यहां मौजूद है, बहुत बेहतरीन है, जरूर उसका फायदा उठाइए आप। पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3। पहले तो देखते हैं कि हमारी आयुर्वेद में ये हेमिप्लेजिया के बारे में क्या क्या कहा है। तो पक्षवत का अर्थ समझ में आ गया। पक्ष का मतलब हाथ और पैर, और वध का मतलब उसकी कार्य की हानि। हाथ हिलते नहीं है, पैर हिलते नहीं है, और एक प्रकार से उसकी विकलांगता आ जाती है। हिंदी में क्या बोलते हैं? विकलांगता, डिसएबिलिटी अंग्रेजी में कहते हैं। तो एक दो प्रकार होते हैं जो हमारी हानि होने के। एक तो होते हैं मॉर्टेलिटी, मतलब मृत होने जाना, और मॉर्बिडिटी। मॉर्बिडिटी का मतलब पूरे आयुष्य में हमारी जो क्वालिटी ऑफ लाइफ है वो जरा बिगड़ जाती है, हम परावलंबित्व आ जाता है। किसी व्यक्ति नहीं चाहती कि उसे पैरालिसिस हो जाए, क्योंकि पूरा का पूरा जीवन दूसरे के ऊपर ज्यादातर टाइम निर्भर हो सकता है। हाँ, तो एक एक करके आपको मैं बातें बताना होगा। आखिर तक वीडियो देखिए, बहुत ही आपको फायदेमंद होने वाला है। ये क्या बोला है देखिए। हतवैकम मारुता पक्षम दक्षिणम वामम एव वा। अरे भैया जाइए मत, जाइए मत, संस्कृत हो तो क्या हो जाए। अरे डॉक्टर देशपांडे मैं हूं ना, आपको हिंदी में, सरल हिंदी में इंटरेस्ट हो जाएगा, आपको बहुत मजा आ जाएगा सीखने में। ठीक है। कुरियात चेष्टा निवृत्ति में, यहां पर मार्क कर देता आपके लिए। रुजम वाक स्तंभ एववा हत वैकम मारुता। मारुत का मतलब होते हैं हमारे शरीर में वात पित्त कफ दोष होते हैं। वात दोष का प्रमुख कार्य है, वात एक प्रकार की शक्ति है, हमारी जैविक शक्ति। वात शक्ति, पित्त शक्ति, कफ शक्ति। वात के द्वारा मूवमेंट, हलचल, पित्त के द्वारा पचन, डाइजेशन, मेटाबॉलिज्म, और कफ के द्वारा स्थिरता, स्टेबिलिटी, न्यूट्रिशन, ग्रोथ। कफ के द्वारा तीनों मिलकर काम करते हैं बहुत अच्छे तरीके से। वात पित्त कफ हमारी शरीर की रक्षा करते हैं जब तक वो स्वस्थ अवस्था में है, जिसको बोलते हैं बैलेंस्ड कंडीशन, होम्योस्टेसिस। जब वात प्रकुपित हो जाएगा, पित्त उभड़ के आएगा, कफ हो जाएगा विकृत, तो बहुत सारी प्रॉब्लम्स। तो ये वात वाली ज्यादा प्रॉब्लम है, क्योंकि हमारी शरीर की जो पेशेंट है उसके हाथ और पैर की मूवमेंट, हलचल बंद हो गई। तो मारुत वात का दोष का प्रॉब्लम है। पक्ष मतलब हाथ या पैर, कौन से? दक्षिण मतलब राइट साइड, दाहिना बाया, दक्षिण दाहिना बाया, दाहिना बाया, डैमेज। कुरियात एक होता है, वाह का मतलब होता है और, आइदर दक्षिण साइड मतलब राइट साइड हो जाएगी पैरालिसिस, या लेफ्ट साइड हेमिप्लेजिया कार्यहानि हो जाएगी। ठीक है, समझ गए? पैरालिसिस क्या हो जाता है बाद में? कुरिया वो क्या करेगा? चेष्टा निवृत्ति। चेष्टा का मतलब हलचल बंद, निवृत्ति का मतलब स्टॉप, हलचल नहीं कर पाएंगे आप। कभी कभार रुजा, वेदना भी हो सकती है, कभी कभार वाक, मैं जो अभी बकबक कर रहा हूं ना, लेक्चर दे रहा हूं, बाय चांस ऐसा नहीं होने वाला, मैं प्रार्थना करता हूं मेरे को पैरालिसिस हो गया तो मैं आपके साथ बोल नहीं पाऊंगा, मेरे को वायरल हो गया, ऐसा मेरे को कहना पड़ेगा। थोड़े एक्शन तो बताते हैं देशपांडे सर। हाँ,
तो ये आपको तकलीफ हो सकती है जब फेशियल पैरालिसिस हो जाता है। आगे चलते हैं हम। ये देखिए क्या करते हैं वात दोष। गृहीत्वार्धम शरीरस्य शिराः स्नायुर्विशिष्य च पादम संकोचयति एकम हस्तम वा तोदशोलकृत। गृहीत्वा अर्धम शरीर, हाफ, अर्ध शरीर मतलब ये देखिए उस जमाने में चरक संहिता चरक स्तु चिकित्सिते, चरक क्या क्या इंटरेस्टिंग चीजें बता रहा है। 5000 ईयर प्रिंसिपल चेंज नहीं है, दवा पानी बदल गई, फिर प्रिंसिपल सिद्धांत वैसे की वैसे हैं। आयुर्वेद के सिद्धांत के द्वारा टाइम टेस्टेड है, कालानुरूप है। वो भूतकाल में उपस्थित थे सिद्धांत, अभी के जमाने में वर्तमान में है, और आगे चलकर भविष्य काल में भी आयुर्वेद के सिद्धांत वैसे की वैसे ही रहने वाले हैं, वो चेंज नहीं हो जाएंगे। तो ये देखिए गृहीत्वार्धम शरीर से शिराः, जो नर्व्स है हमारी शरीर की, चेतना तंतु वो डैमेज हो जाएंगे। स्नायु विशोष्य, मसल्स एट्रोफी हो सकती है। पादम संकोचयति, कॉन्ट्रैक्शन हो जाएगा, हमारा पैर जो है ना मुड़ जाएगा, अकड़ जाएगा। हस्त, हाथ भी हो सकता है, कभी कभार पैर कभी कभार हाथ। तो दशोलकृत, कभी कभी उसमें पेन भी हो सकता है। यहां देखिए प्रकुपित वायु, तो हमारे जिस व्यक्ति के शरीर में वायु प्रकुपित हो जाता है उन लोगों को पैरालिसिस, हेमिप्लेजिया, अर्धांगवात, पक्षवद होने की संभावना ज्यादा है। तो सर इजी, इधर ही मैं बता देता हूं कि आपको प्रिकॉशन क्या लेनी है। वात प्रकोप नहीं होना है। सर वात प्रकोप कैसे होता है। वात प्रकोप, वात के गुण जानने होंगे आपको। तत्र रुक्षो लघुशीतः खर सूक्ष्मश्चरो निलः। जो लोग ज्यादा ज्यादा भागदौड़ करते हैं ना, बहुत ज्यादा फिजिकल स्ट्रेस, मेंटल स्ट्रेस, वात प्रकोप। रात को जागरण करना, वात प्रकोप। रूखा सूखा खाना, पानी कम पीना, डिहाइड्रेशन, खाना घर का परोजला जो फ्रेश कुकड़ है नहीं खाना, हाँ, तो उससे द्वारा वात प्रकोप हो जाता है। रूखा सूखा खाना, भागदौड़ करना, मेंटल स्ट्रेस लेना, रात्रि जागरण करना, ठंडा ठंडा बहुत बहुत, सदा सदोदित कोल्ड ड्रिंक्स पीना, फ्रीज वाला पानी पीना, एयर कंडीशन 12 महीने 14 काल रहना, यह सब शीत गुण का प्रकोप होने से वात भी प्रकोपित हो जाता है। तो ये सब चीजें जब आप एक्सट्रीम करते हैं ना, मतलब ज्यादा कर देते हैं, हमारी लिमिट के बाहर जाता है, तो उससे वात प्रकोप। नॉर्मल एक हाथ दूसरे बार हमें हमें आइसक्रीम खाए तो क्या मेरे को पैरालिसिस हो जाएगा? नहीं, वैसे मैंने नहीं कहा है, वैसे मैंने नहीं कहा है। मैं कह रहा हूं कि ये जो मैंने चीजें बताई वो बार बार हमेशा आप करते रहेंगे तो आपकी इम्यूनिटी कम हो जाएगी, और उसके द्वारा आपका ब्लड प्रेशर भी बढ़ सकता है। फिजिकल स्ट्रेस लेने से, मेंटल स्ट्रेस लेने से आपका ब्लड प्रेशर बढ़ेगा, नस टूट जाएगी, वेसल फट जाएगी, रक्तस्राव हो जाएगा, पैरालिसिस हो जाएगा। समझने की बात है, ठीक है। हाफ पार्ट ऑफ द बॉडी ड्राइनेस, ये सीरा और स्नायु, ये जो हमारे अवयव है, चाहे रक्तवाहिनी हो उसमें ब्लॉक्स होते हैं, थ्रोम्बोसिस हो जाता है, एम्बोलिज्म हो जाता है। और स्नायु हमारी मसल का टोन, मसल की स्ट्रेंथ, मसल की पावर, मांस धातु बर्बाद हो जाता है। न्यूरोमस्कुलर जंक्शन, हमारी चेतना तंतु और हमारे मसल, इसका कोऑर्डिनेशन बिगड़ जाता है, ठीक है। ये देखिए तो क्या हो जाता है, प्राणवायु जो है, यहां ब्रेन में जो एक्टिविटी करने वाला जो नर्वस सिस्टम है, उसका आयुर्वेद में प्राणवायु शब्द इस्तेमाल किया है, उसमें खराबी हो जाती है। तो प्राणवायु की, ब्रेन की खराबी हो जाने के बाद नर्वस सिस्टम बेकार हो गई, तो कर्मेंद्रिय, कर्मेंद्रिय का अर्थ होता है जो हलचल करने वाले हमारी शरीर की जो अवयव है, 5 इंद्रिय बताए हैं, मोटर ऑर्गन्स, वाक, पाणी, पाद, पायु और उपस्थ। इसमें सबसे महत्वपूर्ण है पाणी और पाद, मतलब हाथ और पैर, ये कर्मेंद्रिय है जिसके द्वारा हमारी मूवमेंट होती है, हलचल होती है, उठना बैठना होता है। समझ में आ गई बात। तो ये देखिए ज्ञानेन्द्रिय की यहां पर हानि हो गई और हमारे पूरे अर्धे शरीर की हानि हो गई। सिरागत रक्त विकृति, ब्लड वेसल की प्रॉब्लम, जैसे मैंने थ्रोम्बोसिस बताया, रक्त की गुठली अटक जाती है ब्रेन में, सेरेब्रल आर्टरी में, चारकट आर्टरी में, हाँ, कभी कभार एम्बोलिज्म
नीचे पैर से निसट निकलकर पर ब्रेन में जाकर पैरालिसिस हो जाता है। आपने कभी कभार सुना होगा कि एक आध व्यक्ति को हार्ट अटैक आ गया और हार्ट अटैक आने के बाद 3-4 दिन के बाद उसको पैरालिसिस भी हो गया। सर ऐसे कैसे हो गया? जो हार्ट अटैक के समय जो वाल्व होती है उधर से कुछ गड़बड़ी हो जाती है और रक्त की गुठली घूमने वाली, वो एम्बोलिज्म बोलते हैं, वो उधर से निकलती है, ब्रेन में जाती है, उधर रुकावट पैदा कर देती है, अवरोध पैदा कर देती है और स्टॉप। और इधर मेन स्विच चले गए हमारे, यहाँ तो पूरे मेन स्विच है, इलेक्ट्रिकल बटन्स, वो चले गए तो हमारी कर्मेंद्रिय की माने हाथ पैर की हानि, क्रिया हानि होने वाली है। कई कबार आपने सुना होगा किसी व्यक्ति को फ्रैक्चर हो गया। अभी अभी मेरे कुछ नजदीक वाले आदमी को ये प्रॉब्लम आ गई थी। रेस्ट द गॉड इन पीस, उसका आत्मा मतलब आराम से रहे स्वर्ग में। उसका प्रॉब्लम क्या हो गया था, ऐसे ही घर में फिसल गए, फ्रैक्चर हो गया कमर के ऊपर, एडमिट करवा लिया तुरंत। बहुत सारे ऐसे, एज तो 60 अबव था, 65, बहुत बहुत बारीक बारीक ऐसे फ्रैक्चर्स हो गए कमर के हड्डियों में। तो ऑपरेशन के लिए टेबल पर लाया गया। तो जब एनेस्थेसिया का इंजेक्शन चल रहा था उसी वक्त वो जो फटी वाली जो हड्डियां थी उसमें से कुछ ऐसे रक्त की घूमने वाली गुठली निकल गई, एम्बोलिज्म, और फटकन हार्ट में चली गई। तो ऑपरेशन के टाइम ऑपरेशन थिएटर में ही उसको हार्ट अटैक आ गया। तो डॉक्टर ने तुरंत इधर उधर भाग दौड़ कर बहुत महंगी महंगी इंजेक्शन बुलवा ली, वेंटिलेटर लगा दिया, एक इंजेक्शन लगा दिया स्टेप्टोकाइनेस का, यूरोकाइनेस का। 1-2 घंटे तक आदमी थोड़ा थोड़ा उसका व्यवहार चल रहा था, उसको शुद्ध बुद्धि। अचानक 1-2 घंटे के बाद फिर जोर से अटैक आ गया, हार्ट 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 अटैक, और बेचारा चला गया। मेरे उसके आत्मा की स्मृति के लिए मैं प्रणाम करता हूं। ये अभी अभी हुई घटना है। तो इसी के लिए मैं बता रहा हूं कि ये थ्रोम्बोसिस फिक्स्ड गुठली होती है, एम्बोलिज्म घूमने वाली होती है, और रक्तस्राव, ये 3 कारण कभी कभी भूलना नहीं। चाहे आयुर्वेद हो चाहे एलोपैथी हो, पैरालिसिस 3 कारणों की वजह से होता है। एक है रक्तस्राव, ध्यान से सुनिए, लिख कर रखिए। दूसरा है थ्रोम्बोसिस और तीसरा है एम्बोलिज्म। रक्तस्राव ज्यादातर हाइपरटेंशन से रिलेटेड। तो इसीलिए मैं पेशेंट को हमेशा कहता हूं, आपको ब्लड प्रेशर की शिकायत है, आपको हाइपरटेंशन की शिकायत है, तो कभी भी चाहे एक बार आपका लंच मिस हो गया, खाना मिस हो गया, चलेगा, आप मर नहीं जाएंगे। एक भी टैबलेट ब्लड प्रेशर की चुक गई, आपने नहीं ली, भूल गए, या बाजार में नहीं मिल रही है आपको, तुरंत यहां पर ब्लड प्रेशर शूट हो सकता है, तेजी से बढ़ जाएगा, और यहाँ की नसें, यहाँ का ब्लड वेसल फट जाएगी, रक्तस्राव हो जाएगा, पैरालिसिस हो सकता है। कभी कभी आदमी डायरेक्टली मर जाता है, हाँ, एकदम मर जाएगा। तो हाइपरटेंशन के लिए सावधान। कभी कभार लोग सोचते हैं नहीं सर मेरे को एलोपैथी नहीं, मेरे को आयुर्वेद लेना है। मैं बहुत सारे वीडियोस में कह चुका हूं कि सब पैथी अच्छी है, सब में कुछ प्लस पॉइंट्स है, कई मर्यादा है। तो ध्यान में सुनिए, एक पैथी से दूसरी पैथी लेने के समय तुरंत कभी भी दवा एकाएक बंद मत कीजिए। ऐसे में हाथ जोड़कर आपको विनंती करता हूं, कभी भी एकाएक बंद नहीं करनी है, धीरे धीरे डॉक्टर को पूछताछ करके वो बंद करनी है। ब्लड प्रेशर के लोगों ने हर हफ्ते में आपके घर में डिजिटल ब्लड प्रेशर इंस्ट्रूमेंट होनी चाहिए, अपनी आप माप कर सकते हैं ब्लड प्रेशर कितना है, क्या है, करना चाहिए। ये सब बातें, ये हेमिप्लेजिया, पैरालिसिस, पक्षवध से निगड़ित होने के कारण बहुत आत्मीयता पूर्वक आपको समझाने की मैं कोशिश कर रहा हूं। ठीक है, आगे चलते हैं। अभी देखिए यहां पर हेतु लिखे, हेतु का मतलब होता है कारण, आयुर्वेद के हिसाब से जो भी है कारण। तो ये देखिए, ये तो थ्रोम्बोसिस है। सर बोल, आप हमेशा मेरे को लोग पूछते हैं सर ये आयुर्वेद में है क्या, सर ये एलोपैथी में है क्या? अरे भैया छोड़ दो ना यार, आपको सीखना है ना, काय के लिए गड़बड़ी मचा रखी है? सर मेरे को चरक चाहिए, सर मेरे को अरे सब अच्छे भैया, आयुर्वेद अच्छा है, एलोपैथी, समझने की कोशिश कीजिए यार। ऐसा क्या बोलते हैं ना, फालतू वाली बकवास करने से क्या फायदा है? कई लोग में, सर आपने ये लेक्चर दिया था उसमें फलाना फलाना ये दिखाया, ये चरक संहिता में लिखा हुआ है क्या? अरे भैया कुछ चीजें चरक बताएगा,
कुछ सुश्रुत बताएगा, कुछ वाग्भट बताएगा, कुछ मॉडर्न लोग वो बताएंगे, कुछ डॉक्टर देशपांडे उसके एक्सपीरियंस से बताएंगे। अच्छे चीज बता रहे हैं ना, क्या कुछ ऐसे फेक बता रहे हैं बातें? ऐसा नहीं ना करते डॉक्टर देशपांडे। वो महत्वपूर्ण है। तो हेतु के लिए आयुर्वेद ने मज्जा व स्रोतस, मतलब ये नर्वस सिस्टम, मज्जा व स्रोतस का जिक्र किया है, सेंट्रल नर्वस सिस्टम, और मांस व स्रोतस हमारी मसल्स, क्योंकि मसल्स में ताकत होती है। हाथ पैर हिलते किसके कारण हिलते हैं? मसल स्ट्रांग होता है, मसल का टोन, मसल की न्यूट्रिशन, मसल की स्ट्रेंथ, ये हम देखते हैं, एग्जामिनेशन करते हैं, वो आगे देखेंगे हम। ठीक है, तो ये एक देखिए ब्रेन ट्यूमर की बात की है, ब्रेन हिमरेज की बात मैंने बता दिया आपको, ब्रेन डिसऑर्डर्स, वन हाफ साइड ऑफ द बॉडी इज बिकमिंग हैंडीकैप, आधा शरीर परावलंबित हो जाता है। कभी कभार अर्जित का मतलब होता है सिर्फ फेशियल नर्व डैमेज होगी, फेशियल पहले ये देखिए जो, हाँ, रिंकल्स नहीं हो जाएंगे, या मुंह की हालचाल, खाना पीना बेकार हो जाएगा, नहीं खा सकते आप। अभी आगे चलते हैं। संप्राप्ति, ये टिपिकल कुछ आयुर्वेद की सोच है। पैथोजेनेसिस बोलते हैं, कैसी विकृति है। प्राणवायु, मतलब ये नर्वस सिस्टम वाली बात हो गई। व्यान वायु, हृदय की धड़कन, मतलब ब्लड सर्कुलेशन, थ्रोम्बोसिस एम्बोलिज्म किससे निगडित है? ब्लड सर्कुलेशन से निगडित है। और उसके द्वारा सीरा, मतलब आर्टरीज हो सकते हैं, वेन्स हो सकते हैं, और नर्व, ये तीनों का समावेश आयुर्वेद ने सीरा शब्द में किया है। और कंडरा, कंडरा का मतलब होता है हमारी मसल्स की जो अटैचमेंट्स हैं, चाहे वो टेंडॉन्स हो, चाहे वो लिगामेंट्स हो, इसकी खराबी हो जाती है और हम हलचल, मूवमेंट नहीं कर पाते हाथ और पैर की। ये संप्राप्ति बताई गई है। अभी देखिए इसमें टाइप्स बताए हैं आयुर्वेद ने कि ये पक्षवध के कौन से प्रकार हो सकते हैं। ये देखिए, ये द वेरियस पार्ट्स ऑफ द अफेक्टेड पार्ट, उसमें क्या हो जाता है? शिथिलता आ जाती है। ऐसे जो टोन होना चाहिए हमारे मसल की, एक संवनन बोलते हैं आयुर्वेद का शब्द, टोन चला जाता है, ऐसे फ्लैसिड हो जाते हैं, उसमें जैसे कि कोई जान नहीं है। उस मसल्स में, हाथ पैर के मसल में जान, एनर्जी, उत्साह नहीं है, इसको बोला गया है शिथिलत्व। उसके बाद बल हानि, बल का अर्थ होता है मसल स्ट्रेंथ, मसल पावर। उसके 5 ग्रेड बताते हैं। 0 ग्रेड का मतलब बिल्कुल हलचल नहीं, जैसे कि मृतवत हो गया, मृत नहीं, आदमी ने मृत नहीं है, जो हाथ और पैर है उसमें बिल्कुल 0 ताकत है। 1 ग्रेड, उसके ग्रेडेशन किया है, ग्रेडेशन 0, 1, 2, 3, 4, 5। 5 का मतलब फाइटिंग करने वाला आदमी, बहुत ज्यादा, बहुत अच्छी, बहुत प्राकृत ताकत बोलते हैं 5। और बिल्कुल ताकत नहीं 0। तो उसके बीच में 1 मतलब ये फ्लिकरिंग मूवमेंट्स हो सकती है, ऐसे ऐसे, सिर्फ ये अंगुली हिला रहा है आदमी, है ना, पक्षवद वाला, एबिप्लेजिया वाला, पैरालिसिस वाला, ये 1 ग्रेड है। 2 को क्या करेगा? ऐसे साइड टू साइड बेड पर लेटा हुआ है तो ऐसा ऊपर नहीं उठेगा उसका हाथ, ऐसे बेड के स्तर पर ऐसे ऐसे दाएं बाजे बाएं हाथ में वो ऐसा हिलाएगा दिशा में। ठीक है, तो ये 2 ग्रेड हुई। ऊपर उठाएगा तो 3 ग्रेड हो गई। उसके ऊपर हम ऐसे रेजिस्टेंस लगाएंगे, प्रतिबंध लगाए, फिर भी हाथ उठा रहा है तो 4 ग्रेड हो गई। और 5 ग्रेड तो हमारे सबके शरीर में 5वीं ग्रेड मौजूद है, जो नॉर्मल है, प्राकृत है। तो डॉक्टर देशपांडे ने जाते जाते समय स्नायु की ताकत, मसल की ताकत, मसल की स्ट्रेंथ, मसल की पावर, 5 ग्रेड बता दिए। है ना, कितना इंटरेस्टिंग चल रहा है लेक्चर। ठीक है, आगे चलते हैं। ऑफन दीज पार्ट्स आर हार्डन, ऐसे स्टीफ हो जाते हैं, उसमें कोई मतलब क्या बोलते हैं, इलास्टिसिटी कम हो जाती है, तो उसको बोलते हैं हाइपरटोनिया। शास्त्रीय परिभाषा में हाइपरटोनिक हो जाते हैं मसल। ठीक है, उसके बाद कभी कभार हर हर पैरालिसिस के पेशेंट में दाह नहीं होता, हाँ, संताप नहीं होता, मतलब इन्फ्लेमेशन नहीं होता, मूर्छा सभी लोगों में, हाँ, शुरुआत में हो सकता है, अनकॉन्शियस हो सकता है, पेशेंट कोमा में जा सकता है, तो उसको मूर्छा बताया गया है। ठीक है, पित्त अनुबंध, वाइल जब भी वात के साथ पित्त है तो ये लक्षण आपको मिल सकते हैं आयुर्वेद के हिसाब से। और जब वात के साथ ज्यादा कफ की अनुबंध है, जोड़ है, मिक्सचर है, तो उसमें आपको हाथ पैर ठंडे पड़ जाते हैं, उसमें कभी कभार एडिमा हो सकता है, और पूरा हेवीनेस हो जाती है बॉडी के लिए। ठीक है, आगे चलते हैं। ये देखिए पक्षवद, ये प्रकार बताए गए हैं ना, ये देखिए हेमिप्लेजिया, यहां पर देख रहे हैं ना आप,
इन दिस विकृति, ये विकृति एबनॉर्मेलिटी है। हाफ आइदर राइट और लेफ्ट, ये पूरा हाथ पैर हिलने की ताकत चली जाएगी। अपोजिट साइड ऑफ द पैथोलॉजी अफेक्टेड ब्रेन, ये इंटरेस्टिंग चीज आपके लिए बहुत ही इंटरेस्टिंग है। देखो ये मेरे ब्रेन है ना, ठीक है, इसके दाहिने बाजू है, ये बाएं बाजू है, ठीक है, समझ रहे हैं ना आप। ये दाहिने वाले बाजू में, ये यहाँ वाला हाफ है ना, यहाँ दाहिने साइड में मेरे को कुछ ट्यूमर हो गया है, मेरे को कुछ ब्लीडिंग रक्तस्राव है, थ्रोम्बोसिस है, यहां पर है। तो मेरे को पैरालिसिस का अटैक जो है ना, इधर आ जाएगा, इधर ये हाथ लूला पड़ जाएगा। लेफ्ट हैंड एंड लेफ्ट लेग विल डैमेज व्हेन द ब्रेन हैज अ प्रॉब्लम ऑन द राइट साइड। जब हमारी मेंदु में, मस्तिष्क में दाहिने बाजू में कुछ प्रॉब्लम है ब्रेन में, तो उसका इफेक्ट अपोजिट साइड पर, विरुद्ध बाजू पर उसका असर गिरेगा। मतलब ट्यूमर यहां पर है, फिर कौन से डैमेज हो जाएगा, मेरा बाया हाथ और बाया पाय बंद हो जाएगा। चलिए चलिए, आप अलग यहां यहां अभी मेरा ब्रेन जो है ना, इधर वाला प्रॉब्लम है। तो आप ही बताइए मेरे को, बाएं साइड को मेरे को प्रॉब्लम है ब्रेन में, तो कौन सी वाली साइड, मेरे हाथ और पैर कौन से वाले साइड के डैमेज हो जाएंगे? कमेंट बॉक्स में लिखेंगे प्लीज, प्लीज लिखिए कमेंट बॉक्स में। सर ने प्रश्न पूछा है कि ब्रेन के बाएं बाजू में थ्रोम्बोसिस है या एम्बोलिज्म है या हिमरेज है या ट्यूमर है। देखिए ना हाथ, देखिए ना मेरा, तो मेरा कौन सा हाथ, कौन से साइड वाला हाथ, कौन से साइड वाला पैर डैमेज हो जाता है? मतलब यही साइड वाला हो जाएगा या इस साइड वाला हो जाएगा, दाहिना या बाया? कमेंट बॉक्स में लिखने की कृपा करें। परफेक्ट टीचर है ना। चलो आगे चलते हैं। एकांगवाद, यहां पर देखिए, कभी कभार क्या हो जाता है, ये पूरा का पूरा ना हाथ और पैर दोनों डैमेज नहीं होते, सिर्फ एक ही हाथ मेरा, कुछ इधर की नर्व नसी खराब हो गई तो एक ही हाथ की ताकत चली गई, बाकी के सब पार्ट्स ठीक ठाक है, तो उसको बोलते हैं एकांग, एकांग घात। एक ही पार्ट, मोनोप्लेजिया बोलते हैं अंग्रेजी में। अभी देखिए ये वाला है, यहां पर देखिए क्या है, पैराप्लेजिया। सिर्फ लोअर लिम्ब जब डैमेज हो जाता है, हमारे पैर दोनों साइड के, हाँ, राइट एंड लेफ्ट, वो डैमेज हो गए तो वो बोलेंगे यस यस। मेरे कुछ स्टूडेंट्स ने उत्तर दे रहे हैं, तो उनको मैं धन्यवाद देता हूं। वो रिजल्ट में अभी डिक्लेयर करने वाला नहीं हूं, क्योंकि कमेंट बॉक्स में आपको लिखना है। मैं बता रहा था, क्वेश्चन मेरा था कि यहां पर मेरा ट्यूमर है, यहां पर ब्लीडिंग हो गया, कुछ भी हो सकता है ना, तो मेरे कौन सा साइड इफेक्ट हो जाएगा जब ब्रेन में बाएं बाजू में प्रॉब्लम है, कमेंट बॉक्स में लिखिए। आगे चलते हैं। सर्वांगवात, ये देखिए सर्वांगघात, पूरा का पूरा शरीर, दोनों हाथ दोनों पैर, ऐसा हो सकता है कभी कभार, उसको क्वाड्रीप्लेजिया बोलते हैं, बहुत बेकार वाली हालत है। मैं परमेश्वर से प्रार्थना करता हूं कि किसी को भी ये कम से कम तकलीफ होनी चाहिए। फिलहाल, फिलहाल सावधान, सावधान। एक घटना, एक कथा, सच्ची वाली कथा आपके सामने नम्रता पूर्वक प्रस्तुत करने वाला हूं। जब डॉक्टर लोगों के पास, अध्यापक के पास क्लिनिकल एक्सपीरियंस होता है ना, हाँ, जब प्रैक्टिस वाला डॉक्टर जब टीचिंग करता है तो उसमें फर्क होता है। जब किसी ने कभी प्रैक्टिस ही नहीं की और वो पढ़ा रहा है तो सब थ्योरेटिकल हो जाता है। डॉक्टर देशपांडे का एक भी लेक्चर थ्योरेटिकल नहीं होता, वो हमेशा प्रैक्टिकल बातें करते, क्योंकि वो प्रैक्टिकल आदमी है, प्रैक्टिस करने वाला आदमी है ना, कंसल्टेंट है वो। ये इसकी एक कथा मैं आपको बता रहा हूं, बहुत दुख होता है मेरे को बताने के लिए। ज्यादा डिटेलिंग नहीं करूंगा मैं, ज्यादा सविस्तर नहीं बताऊंगा। मेरे जहां मैं पढ़ा रहा था, अभी तो मैं रिटायर्ड हूं, जहां मैं प्रोफेसर था रेगुलर तरीके से, सीनियर मोस्ट प्रोफेसर इन द वन ऑफ द कॉलेज ऑफ पुणे में, ज्यादा डिटेल नहीं बताऊंगा। उस कॉलेज का गैदरिंग चल रहा था, और गैदरिंग का तो आप माहौल जानते हैं कि सब स्टूडेंट्स इतने एंथुजियास्टिक होते हैं, एनर्जेटिक होते हैं, हमें भी अच्छा लगता है। अरे देखिए ये उनका मौसम है, हाँ, खिलने का, बगड़ने का, मजा लेने का, उनकी एनर्जी का, कला विश्व में प्रवेश कर जाते हैं वो। कई ड्राइंग्स करते हैं, कई पेंटिंग्स, कई नाट्य सादर करते हैं, कई स्पर्धा में, स्पोर्ट्स में भाग लेते हैं, बहुत अच्छा रहता है माहौल। 8 दिन बहुत मजा रहती है, हम टीचर्स भी एंजॉय करते हैं। जहां वो फाइनल वाला प्रोग्राम सादरीकरण था, जो थिएटर हमने लिया था, उस थिएटर में कुछ बच्चों ने कुछ प्रेजेंटेशन के लिए, उनको कुछ ऐसे
क्या बोलते हैं ना, डांस में वगैरह कुछ स्टेप्स करनी होती होगी। बहुत पुरानी वाली बात है, करीबन इट्स 25 ईयर्स एगो, 25 साल पहले वाली बात है। तो एक लड़के ने ज्यादा उसकी एनर्जी हो गया या उत्साह बढ़ गया या कुछ भी हो गया, दुर्दैव मैं कहता हूं, बैड लक बोलता हूं, वो बेचारा प्रोत्साहित होकर बड़े बड़े उसके मित्र के साथ ऊपर लटक गया। और ऊपर जो लटक गया, ऐसी उधर एक रस्सी बांधी थी, और उधर वो लड़के ने ऐसा अपने पैर जो है वो उसका लटका दिया, और वो सिर नीचे था उसका, ठीक है। तो ऐसे लटक गया ऊपर। और मतलब ये सब चीजें वो प्रैक्टिस के दरमियान, मतलब शो चालू होने में कम से कम एक 15-20 मिनट, आधा घंटा था। इस दरमियान एकाएक कोलाहल मच गया, सर भागो, सर भागो, सर बहुत तकलीफ है सर, यहाँ बच्चा गिर गया, बच्चा गिर गया। सब दौड़कर भागकर वहां चले गए। तो क्या हो गया था, वो बच्चे का वो रस्सी से पैर सटक गया था, सट। मेरे को अभी भी तकलीफ हो रही है बताते समय। मेरा प्यारा स्टूडेंट था, मेरे प्यारे दोस्तों, मेरे को माफ कर दीजिए, मेरे आंख में थोड़े आंसू आ रहे हैं। वो बच्चा उधर लटक गया था, पैर सटक गया उधर से, सीधा नीचा गया, धाड़ का जमीन पर लेट गया। इधर की जो हड्डियां हैं उसमें फ्रैक्चर हो गया, इधर वाली सर्वाइकल रीजन में खटैक। और उधर से ही हमारे हाथ और पैर को पूरी नसें, नर्व्स चली जाती हैं। तो पूरी की पूरी नसें बर्बाद हो गई, और वो बेचारा जीवित तो रह गया, फिर उसके पूरे 2 हाथ, पूरे 2 पाए कायम के लिए, परमानेंटली डिसेबल, पैरालिसिस हो गए। जहां ये लिखा है ना क्वाड्रिप्लेजिया, वो मेरे एक स्टूडेंट के साथ सत्य घटना मैं बता रहा हूं आपको। तो ये क्यों बता रहा हूं, क्या मैं आपको कुछ इमोशनल ब्लैकमेल करने वाला नहीं हूं। मैं इसलिए बता रहा हूं कि ऐसे ध्यान दीजिए भैया, ऐसे कुछ आप करामतें करने वाले हैं, कुछ ट्रेकिंग करने वाले लड़के हैं आप, यूथ हैं, एनर्जी आपके पास, तो एनर्जी को इसी तरह बर्बाद मत कीजिए। थोड़ा सा संयम रखने की जरूरत है, संयम रखने की जरूरत है। वो बच्चा इतना, क्या बोलते हैं ना, ब्रेव था, करेजियस था। ये घटना के बाद अभी देखिए 25-30 साल हो गए, अभी जीवित है बेचारा। उसके माता पिता को मैं प्रणाम करता हूं, बच्चे को प्रणाम करता हूं। वो सिर्फ अपने, उसके माँ बाप ने कुछ बहुत टेक्नोलॉजिकल एडवांसमेंट लेकर कंप्यूटर वगैरह ला दिए, उसका बेड पर, वो वाटर बेड पर लेटा हुआ रहता है। वाटर बेड मतलब उसके बेड सोर्स होने की संभावना कम होती है। तो उसे लेकर वो अपने पैर में कुछ पेन वगैरह लेकर कंप्यूटर के द्वारा खुद कुछ चीजें बनाता है, लोगों के सामने प्रस्तुत करता है, बोल नहीं सकता बेचारा। सेंसेशंस तो है, फिर हाथ पैर हिल नहीं रहे, सब के सब बेड पर ही चलता है। कैथेटर लगा हुआ रहता है, बेड पैन देते हैं लोग, घर के कुछ मददगार रिश्तेदार सब मदद करते हैं। फिर कितनी बैड लक वाली चीज है। तो सावधान, ये क्वाड्रिप्लेजिया ऐसा नहीं होना चाहिए कि हमारी कुछ गलती की वजह से हमें भुगतना पड़ रहा है। बाकी की तो परमेश्वर की इच्छा होती है। ऐसा नहीं मैं कह रहा हूं, किसी को भी हो सकता है, मेरे को भी अटैक आ सकता है, ऐसा नहीं मैं बोल रहा हूं। गर्व नहीं है मेरे को, मैं नम्रता पूर्वक आपको कहना चाहता हूं कि अननेसेसरी जो होता है ना, अनावश्यक धैर्य मत दिखाइए। जरूरत नहीं है ना, हमारी लाइफ है, एक ही जीवन मिलता है हमें, क्यों ऐसा बर्बाद करें। तो ध्यान पूर्वक जरा सावधान बरतिए, ठीक है। आगे चलते हैं। ये देखिए, सद्य साध्या साध्यत्व की बात कर रहे हैं, प्रोग्नोसिस मतलब कुछ बात, ये पैरालिसिस के पेशेंट कंप्लीट, मतलब 90, कंप्लीट का मतलब 100 नहीं, 90% ठीक हो जाते हैं। कई कबार 60 हो जाते हैं, कई कबार ओनली 10% रिकवरी होती है। क्योंकि जो रिकवरी होनी है वो ज्यादातर पहले 6 महीने में चांसेस ज्यादा होते हैं। ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूं, बहुत ही इंपॉर्टेंट स्टेटमेंट है। क्यों इंपॉर्टेंट है? क्योंकि जाल में फंस जाते हैं लोग। जो क्वैक डॉक्टर्स होते हैं ना, फेक डॉक्टर्स होते हैं, जिनको सिर्फ पैसा कमाना है, वो क्या बोलते हैं, हमारे पास लाओ, उठकर बैठकर भाग, उसको दौड़, भाग दौड़ करेंगे हम। और ऐसे कुछ टॉल क्लेम्स भी लोग करते हैं। मैं उनकी तरफ बहुत नम्रता पूर्वक, जो भी है, वैद्य हो या और भी कुछ लोग हो, डॉक्टर्स हो,
उनको मैं विनती करता हूं कभी भी शास्त्रीय परिभाषा में बोलने की कोशिश कीजिए। मेरे कुछ कलीग्स हैं ऐसे, बहुत ही बढ़िया डॉक्टर्स होते हैं, फिर कहते समय बोलते समय ऐसी बातें करते हैं कि वो साइंटिफिक शास्त्रीय नहीं लगती। क्या बोलते हैं, वो स्ट्रेचर पर हमारे पास उस पेशेंट को लाया गया था, हाँ, 1 हफ्ते में उसको चलते फिरते हमने घर पर डिस्चार्ज दे दिया। अरे ये बात नहीं होती भैया। आयुर्वेद के वाले, होम्योपैथी वाले, नेचुरोपैथी वाले लोगों को मैं हाथ जोड़कर विनती करता हूं, शास्त्रीय परिभाषा का इस्तेमाल कीजिए। आप बोलिए कि उसकी 0 पावर थी, वो अभी 2nd ग्रेड हो गई, 3rd ग्रेड हो गई, 4th ग्रेड, जो भी है शास्त्रीय परिभाषा में बोलिए। स्ट्रेचर पर लाया था और उसको हमने चलते फिरते डिस्चार्ज दे दिया, ऐसी मत कहिए बात। क्योंकि वो क्या हो जाता है, जो काउंटर पार्ट्स होते हैं ना, हमारे एलोपैथी जो मित्र होते हैं, वो उसके ऊपर ज्यादा उसके टीका टिप्पणी करते हैं, क्या आयुर्वेद वाला लोग कैसे बात करते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। पक्षवध के लिए हमारी परिभाषा, हमारी जो माहिती है, इंफॉर्मेशन है, वो बहुत अच्छी तरह से लोगों के सामने पेश करने की हर एक व्यक्ति की जब जिम्मेदारी बनती है, और कभी भी टॉल क्लेम नहीं करना। अभी क्या हो जाता है देखिए, अटैक आने के बाद 1 हफ्ते भर, 15 दिन में, महीना में, ये मॉडर्न वाले डॉक्टर बोल देते हैं कि हमारी तरफ से जो भी शुरुआत में जो स्टेप्टोकाइनेज या यूरोकाइनेज के जो भी इंजेक्शन देने थे हमने दे दिए हैं। जो भी रिकवरी होनी वाली थी पहली कुछ दिनों में वो हो चुकी है, अभी जो धीरे धीरे हो जाएगी। काय के लिए आप हॉस्पिटल में उसको रखते हैं, आपका खर्चा बढ़ाते हैं, घर पर लेके जाओ, धीरे धीरे थोड़ी बहुत सुधारना हो सकती है, वो ऐसे बोलते हैं। ये चले जाते हैं आयुर्वेद के यहाँ पर। देखिए मैं आयुर्वेद का अभिमानी हूं, स्वाभिमानी, अहंकारी नहीं, स्वाभिमानी। फिलहाल ये बातें करता हूं, ये पहले 6 महीने नेचुरल तरीके से सुधार होने वाली है। तो आयुर्वेद के अभ्यंग करने से, स्नेहन स्वेदन करने से, बस्ती देने से, नस्य देने से बहुत जल्दी और रिकवरी हो जाती है। तो 6 महीने तक आप सिर्फ बोल सकते हैं कि आयुर्वेद के द्वारा जरा जल्दबाजी में फिजियोथेरेपी होती है एक प्रकार की। फिजियोथेरेपी के जो लोग होते हैं वो भी वही करते हैं, उनका तरीका अलग होता है। आयुर्वेद का तरीका ज्यादातर तेल तुप के द्वारा किया जाता है, मसाज किया जाता है, सिरोधारा, नस्य, बस्ती, सब चीजें हम करते हैं। बिल्कुल ठीक ठाक है, बिल्कुल सही है। फिर आपको कुछ मतलब टॉल क्लेम करना है तो ऐसा पेशेंट आपके पास आना चाहिए कि 1 साल के बाद, अटैक आने के बाद, 1 साल के बाद जो भी उसके शरीर में जो कमजोरी मौजूद है वो आप दुरुस्त कर सकते हैं, तो वो क्रेडिटेबल है। 6 महीने तक तो वैसी रिकवरी धीरे धीरे होने वाली है। तो 6 महीने में आयुर्वेद होम्योपैथी का रिजल्ट इतना मालूमात नहीं पड़ जाएगा। सीधा इतना ही कहेंगे हम कि थोड़ा सा आयुर्वेद ने फायदा कर दिया, होम्योपैथी ने फायदा कर दिया। मैं ऐसा एक तरीके से संशोधन के लिए चैलेंज दे रहा हूं, आवाहन कर रहा हूं आयुर्वेद, होम्योपैथी, फिजियोथेरेपी लोगों को। 1.5 साल, 2 साल के बाद आपके पास पेशेंट आया जिसको बोलते हैं रेसिड्यूअल डैमेज, और उसको आपने सुधार करवा कर दिखा दिया, तो ही आपका क्रेडिट हो सकता है। पहले 6 महीने में मैं खुद का ये नहीं मानने वाला। ये सब ऐसे बोल्ड स्टेटमेंट करने से बहुत ज्यादा कमेंट्स आप करेंगे तो अच्छा है, कमेंट करने से ज्ञान बढ़ता है। चलो आगे चलते हैं। तो शुद्ध वात जब पक्षवध होता है, हाँ, तो ये कष्ट साध्य, मतलब कुछ ट्रीटमेंट 6 महीने तक करना से फायदे हो सकता है। जब पूरा का पूरा शरीर, यहां पर देखिए मैं थोड़ा सा आपको मार्क करके दिखाता हूं, यहां पर मैं पढ़ रहा हूं, धातु क्षय है, मतलब क्या हो जाता है, रस, रक्त, मांस, मेद, अस्थि, मज्जा, शुक्र, आयुर्वेद ने सप्त धातु बताए, ये पूरे के पूरे उसकी क्वालिटी क्वांटिटी बेकार हो गई है। इसका मतलब ही ऐसा है कि हमारी शरीर की इम्यूनिटी बिल्कुल कम हो गई है। तो उनमें ये जो अटैक आ जाएगा तो उसके रिकवरी के चांसेस, मतलब रेसिडुअल डैमेज के चांसेस ज्यादा है, और सुधार ना होने के चांसेस कम हो सकते हैं। ठीक है, उसके साथ देखिए कि कफ और पित्त का अनुबंध है, तो उसमें प्रॉपर चिकित्सा तुरंत दे दी। थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, तुरंत आपने कुछ दवा पानी, हेमगर्भ का चाटन दे दिया या इरोकाइनेस का इंजेक्शन दे दिया तो साध्य हो सकता है। पक्षवध जब बल, दुर्बलता ज्यादा है, इम्यूनिटी कम है, तो वो ब्लीडिंग ज्यादा हो गया है, देखिए ब्लीडिंग है, रक्तस्राव ज्यादा ब्लीड हो गया तो मर सकता है आदमी। ठीक है ना, असाध्य हो गया, हाँ, प्रोग्नोसिस बैड हो गया। आगे चलते हैं। पथ्यापथ्य, यहां पर देखिए सीधी सी बात लिखी है, क्या बताया है,
थोड़ा सा मैं पीछे जाता हूं, ये एक थोड़ा सा पैराग्राफ बचा है, डूज एंड डोंट्स। देखिए, पथ्य और अपथ्य मतलब ये करने से फायदा, ये करने से नुकसान। अवॉइड द वात प्रकोपक आहार विहार, जैसे मैंने अभी अभी बता दिया था शुरुआत में, शुरुआत का वीडियो देख लीजिए आप कि वात प्रकोपक आहार क्या होता है। ज्यादा रूखा सूखा खाना, भागदौड़ करना, ज्यादा मेंटल स्ट्रेस लेना, है ना, ये सब बीपी बढ़ना, ये सब वात प्रकोप, रात्रि जागरण ज्यादा करना, ये सब होता है। उसके बाद फायदा किससे होता है? नित्य नियम से आप फिजियोथेरेपी करेंगे, योगासना करेंगे, हाँ, और ज्यादातर ब्रूहण करने वाले न्यूट्रिशियस डाइट हम लेंगे, प्रोटीन ज्यादा लेंगे, तो आपको फायदा मिलने वाला है। आगे चलते हैं। ये अभी आयुर्वेद की चिकित्सा संतुलित रूप से मैं बता रहा हूं कि ये क्या बता दिया है। आयुर्वेद का एक सूत्र है, प्रिंसिपल, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। स्वेदनम स्नेह संयुक्तम पक्षाघाते विरेचनम, भूलना नहीं, पक्षाघाते विरेचनम। ये पूछा जाता है लास्ट ईयर को कि ये सूत्र स्पष्ट कर दीजिए। तो आयुर्वेद में ये वात वाला व्याधि है तो स्नेहन स्वेदन तो करना ही चाहिए, और ज्यादातर वात वाली चिकित्सा बस्ती होती है, तो पक्षवध ये थोड़ा सा एक्सेप्शन है कि आयुर्वेद में बताया है कि पक्षवध वात प्रॉब्लम होने के बावजूद विरेचन चिकित्सा, जो पित्त की चिकित्सा है, वो बताई यहां पर। क्यों सर, ऐसा क्यों? ऐसा क्यों देखेंगे, आप आगे का आंसर देखते हैं हम, कि ये प्राण की जो गति हो गई यहां पर, नर्वस सिस्टम का जो कनेक्शन है, न्यूरोलॉजिकल जो सिस्टम है, उसमें संतुलितपना चल गया है, बैलेंस्ड निकल गया है। तो बैलेंस मतलब प्राकृत गति देने के लिए, नर्व कंडक्शन बोलते हैं ना, मॉडर्न में क्या बोलते हैं ये प्राण गति को? नर्व इंपल्स। तो ये नर्व कंडक्शन, नर्व इंपल्स अच्छा होने के लिए विरेचन चिकित्सा काम करती है। आगे चलकर यहां पर देखिए कि आयुर्वेद का कहना है, आयुर्वेद की परिभाषा है, मेरे को थोड़ा माफ कीजिए, कई लोगों को थोड़ा समझने में दिक्कत आ सकती है। इसमें सिरा कंडरा बोला है, ब्लड वेसल है, और ये सिरा कंडरा आयुर्वेद ने उसका संबंध, उसका कनेक्शन रक्त धातु से जोड़ा है। तो ब्लड वेसल है तो रक्त धातु है, क्यों नहीं है? है कि नहीं? है कि नहीं? यस बोलो, यस कमेंट में लिखिए सर, बराबर है। सीरा का मतलब ब्लड वेसल, ब्लड वेसल का संबंध रक्त धातु, रक्त धातु का संबंध पित्त दोष, करेक्ट। क्योंकि आयुर्वेद ने कहा है कि पित्त और रक्त का बहुत ही नजदीक वाला संबंध है, और पित्त दोष की चिकित्सा, राइट, विरेचन। तो ये देखिए कैसा कनेक्शन है, ए इज कनेक्टेड टू बी, बी इज कनेक्टेड टू सी, सो ए इज कनेक्टेड टू सी। हमारी गणित की भाषा है ना, है? मतलब आयुर्वेद का कहना है कि पक्षवध पैरालिसिस में सीरा की विकृति है, ब्लड वेसल की विकृति है, तो ये कनेक्टेड, इसका संबंध है रक्त धातु से, रक्त धातु का संबंध है पित्त दोष से, और पित्त दोष की चिकित्सा है विरेचन। सो पक्षाघाते विरेचनम, पक्षाघाते विरेचनम, कभी भूलना नहीं, कभी भूलना नहीं। ये एक्सेप्शन है, वात व्याधि होने के बावजूद बस्ती तो देते हम, बस्ती तो देते हैं। फिर चरक क्या कहता है? पक्षाघाते विरेचनम, पक्षाघाते विरेचनम। ये भूलना नहीं, कभी भी प्रैक्टिस में भूलना नहीं। आगे चलते हैं, अभी जो बहुत ही इंपॉर्टेंट है वो चीजें आपको बताने वाला हूं, बाकी की बातें धीरे धीरे करेंगे, ठीक है। आगे चलते हैं, ये तो अभी अभी मैंने सब बता दिया आपको, विरेचन वगैरह बता दिया है, ठीक है। फिर एक ध्यान में रखिए और एक चीज, विरेचन देने के दो प्रकार होते हैं, एक स्नेह विरेचन और एक रुक्ष विरेचन। ये वात व्याधि है तो रुक्ष विरेचन नहीं देना, कौन सी विरेचन देना? स्नेह विरेचन देना। स्नेह विरेचन का मतलब होता है कास्टर ऑयल, रिसिनस ऑयल, एरंड का तेल देना है। एरंड से बना हुआ एक पाउडर है, यहां पर मार्क कर देता, ये देखिए यहां पर, ये देख रहे हैं ना आप कर्सर मेरा, गंधर्व हरितकी। गंधर्व का मतलब होता है एरंड का तेल, अरंडी बोलते हैं, अरंडी शायद हिंदी में, हाँ। कास्टर ऑयल ये तो मालूम है, रिसिनस ऑयल मार्केट में मिलता है। तो इसके साथ जब हरितकी चूर्ण को भुना जाता है, फ्राइंग ऑफ द हरितकी चूर्णा विद एरंड ऑयल, तो उसको बोलते हैं पाउडर को गंधर्व हरितकी चूर्णा पाउडर, ये देने का है अभी, ठीक है। उसके साथ साथ पूरे शरीर को बेस्ट अभ्यंग करना है, जोर से मालिश, मस्त मजा आ जाएगा। पक्षा वाला, पैरालिसिस वाला पेशेंट ठीक ठाक हो जाएगा। हर रोज करिए, क्या दिक्कत है आपको? हाँ,
अभ्यंग आचरेत नित्यम, नित्यम कंटिन्यूअसली। सर कभी करूं? अरे हर रोज करो यार, स्नान के पहले करो, बाद में गरम गरम शॉवर दे दो उसको। हाँ, अच्छी तरह से मालिश करना सीख लेना। कौन सी द्रव्य है यहाँ पर देखिए। अब ये नीचे वाला चल रहा है मेरा, ये देखिए। बाह्य स्नेहन और स्वेदन, बला तेल बेस्ट, नारायण तेल बेस्ट, नारायण मतलब शतावरी, उसके साथ बाष्प स्वेद स्टीम बॉक्स, और उसके लिए निर्गुंडी पत्र बेहतरीन है, उसका क्वाथ बना दीजिए। दशमूल काढ़ा है हमारे पास, एरंड मूल क्वाथ बना सकते हैं, इसके द्वारा बाष्प स्वेदन आपको कराना है। आगे चलते हैं, आगे क्या लिखा है। निरूह और अनुवासन बस्ती भी हमें देनी है। पक्षाघात के लिए क्या करना है, वात व्याधि है ना, तो दशमूल क्वाथ का निरूह देते हैं और तिल तेल का अनुवासन देते हैं। अनुवासन का मतलब ऑयल एनिमा, और निरूह का मतलब डिकॉक्शन। इंद्रिय दृष्टि हमारी यहाँ पर सेंटर जो है ना ब्रेन वाला, तो उसके लिए सबसे बढ़िया है नस्य चिकित्सा, नेजल ड्रॉप्स। इसके लिए घृत, काउस घी, अणु तेल और षडबिंदु तेल का इस्तेमाल हम कर सकते हैं। जब पक्षाघात में ज्यादातर ये देखिए, जब पित्तानुबंध होता है, जहां पर ज्यादा हिट होती है, इन्फ्लेमेशन है, ब्लीडिंग चल रहा है, स्वेदन नहीं, स्वेदन नहीं, ब्लीडिंग, स्वेदन नहीं, ब्लीडिंग, स्वेदन नहीं, फॉर्मेंटेशन नहीं देना। समझने वाली बात है, उसमें क्या है ज्यादा। आगे चलते हैं, कौन सी मेडिसिन इस्तेमाल करते हैं। देखिए मेडिसिन भी बता दिए देशपांडे सर ने। योगराज गुग्गलू, महायोगराज गुग्गलू टैबलेट है, सब टैबलेट्स है। वात विध्वंस, समीरपन नगरस, अभी यहाँ का चल रहा है ना टैबलेट्स। वात गजांकुश, एकांग वीर रस, बृहत वात चिंतामणि रस। पित्तानुबंध है, ब्लीडिंग ज्यादा है, थ्रोम्बोसिस है, एम्बोलिज्म है, सूत शेखर, जटामासी, धमासा। ये जो ब्लड प्रेशर है ना, धमासा बेहतरीन है यार। बाजार में दुरालभादी काढ़ा मिलेगा, लिखिए लिखिए, क्या मिलेगा, दुरालभादी काढ़ा। हाँ, दुरालभादी काढ़ा। यस, महासुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं। फिलहाल जब पित्त का संबंध ज्यादा है, क्योंकि महासुदर्शन घनवटी बुखार वाली दवा है, पित्त कम करने वाली दवा है, तो महासुदर्शन घनवटी भी दे सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है जब बुखार ज्यादा है तो। ठीक है, यहां पर देखिए मैं बात कर रहा था ये धमासा वाली, दुरालबादी काढ़ा दे सकते हैं आप। जिसका ब्लड प्रेशर है, लीजिए दुरालबादी काढ़ा, 4 चम्मच दवा, 4 चम्मच पानी खाना खाने के बाद। कफ अनुबंध जब है, ट्यूमर है, ब्रेन ट्यूमर, तो समीर बंधक दे सकते हैं, बल्ला तक दे सकते हैं। आगे चलते हैं, अभी इस पेशेंट का एग्जामिनेशन करना है, तो बहुत फास्ट मैं बताने वाला हूं, क्योंकि मेरा वीडियो मौजूद है, ज्यादा आपको परेशान नहीं करने वाला। हेमीप्लेजिया का पेशेंट है, तो क्या क्या देखेंगे हम, देखिए। क्लिनिकल एग्जामिनेशन दवाखाने में, अस्पताल में देखेंगे, तो उसकी प्रेजेंट हिस्ट्री, कब से क्या हुआ, कब से हाथ पैर को ताकत चली गई, 1 घंटा हो गया, 1 दिन हो गया, 1 सप्ताह हो गया, 1 महीना हो गया, उसी हिसाब से हम चलते हैं। पास्ट हिस्ट्री, उसके पहले वाले डायबिटीज है क्या, उसको मधुमेह की शिकायत है क्या, पहले वाले कुछ बीमारियां हैं क्या, अस्थमा की बीमारी है, और कुछ जो भी है पूछ लेते हैं हम। हार्ट की बीमारी है क्या, पर्सनल हिस्ट्री, स्मोकिंग करता है का, दारू पीता है का, नॉन वेजिटेरियन वेजिटेरियन क्या है आदमी, फैमिली हिस्ट्री, माता पिता को कुछ हार्ट की प्रॉब्लम है, डायबिटीज की प्रॉब्लम है। उसके बाद 4 तरीके का एग्जामिनेशन होता है, इंस्पेक्शन, पाल्पेशन, परकशन, ऑस्कल्टेशन। इंस्पेक्शन का मतलब होता है आंखों से देखकर हम कुछ चीजें मालूमात करते हैं, जैसे कि ये देखा, तो कोई बताने की जरूरत नहीं है, देखते हैं हम, पैरालिसिस है तो देखने वाली चीज है। हाँ, पाल्पेशन का मतलब ऐसे मसल्स की मूवमेंट करके देखते हैं, चला कर देखते हैं। परकशन का मतलब ऐसे टैपिंग करके। ये परकशन ऑस्कल्टेशन ज्यादा काम नहीं करेगी, ज्यादा काम क्या करने वाली है, यहां पर लिखा है देखिए। मसल पावर, ताकत कैसी है, जैसे पहले बता दिया है। मसल टोन कैसा है, ऐसे हाथ दबाकर देखते हैं। वीडियो देखिए मेरा क्लिनिकल एग्जामिनेशन वाला। मसल न्यूट्रिशन, कोई एट्रोफी है क्या, हाइपरट्रॉफी है क्या, देखते हैं। रिफ्लेक्सेस बहुत इंपॉर्टेंट है, हैमर होता है हमारे पास, क्लिनिकल हैमर, सब है क्लिनिकल एग्जामिनेशन में। तो रिफ्लेक्स यहां पर देखते हैं, यहां पर देखते हैं। रिफ्लेक्स का मतलब होता है इनवॉलेंटरी मूवमेंट्स आफ्टर ए स्टिमुलस, और कई कबार सीटी स्कैन, एमआरआई, सब चीजें हम कर देते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। जो की इंपॉर्टेंट पॉइंट्स है सिर्फ मैं आपको बताने वाला हूं, यहाँ पर कुछ चीजें बता देता हूं, मैं पहले से ही बता चुका हूं। प्रेजेंट हिस्ट्री में उसकी शुरुआत कैसी हुई, धीरे धीरे या जल्दबाजी में। ये 1 घंटे की में पैरालिसिस का अटैक आ गया तो हिमोरेज की ज्यादा पॉसिबिलिटी है। जब 1 हफ्ते से धीरे धीरे उसकी हाथ पैर की ताकत चली जा रही है, तो ट्यूमर की संभावना है।
थ्रोम्बोसिस की संभावना है, ठीक है ना। ये वीकनेस, नमनेस, स्पीच प्रॉब्लम कब से है? पहले वाले उस पे कुछ हेडेक चालू हो गया था क्या? उसको कुछ डिजीनेस जैसा लग रहा था का? पहले फिट आ गई थी का? कन्वर्जन आ गई थी का? ये सब चीजें हम पूछते हैं। उसके बाद होता है पास्ट हिस्ट्री, मतलब वो पेशेंट है, उसको कुछ ये प्रॉब्लम्स हो गई थी क्या? पहले कभी अटैक आ गया था का? ब्रेन अटैक। उसके बाद हाइपरटेंशन है क्या पेशेंट को? मधुमेह है क्या? कुछ ट्रॉमा, हेड इंजरी हो गई थी क्या? रोड एक्सीडेंट, ऊपर से गिर गया था क्या आदमी? ये सब हम चीजें पूछते हैं रिलेटिव्स को। उसके बाद पर्सनल हिस्ट्री में ये सब बातें देखते हैं कि स्मोकिंग, अल्कोहल, धूम्रपान, मद्यपान, ड्रग यूज, कुछ ड्रग ड्रग एडिक्शन लोग बहुत कभी कर रहे हैं ना। तो डाइट और एक्सरसाइज का भी बोलते हैं, सेडेंटरी लाइफ है, घूमने फिरने की, कुछ व्यायाम वगैरह योगासना करता है नहीं करता है। फैमिली हिस्ट्री पूछते हैं। आगे चलते हैं, फिजिकल एग्जामिनेशन में ये क्या क्या देखेंगे हम। तो यहां पर देखिए, असिमेट्री इन द पोस्चर, मतलब दाएं और बाजू बाजू की तुलना करते हैं। फेशियल ड्रुप, वन साइडेड वीकनेस हो जाता है। आर्म और लेग की पोजीशन कैसी, जैसे मैंने बताया ना, ये ऐसा चलता है। ये सब गेट बोलते हैं, गेट, GAIT। वो क्लिनिकल एग्जामिनेशन वाला वीडियो आपको देखना है, नर्वस सिस्टम वाला। हाँ, वही देखकर आपको ये सब कंफर्म करना है। आगे चलते हैं, स्किन चेंजेस। कई कबार जब ज्यादा टाइम लेटा हुआ पेशेंट रहता है तो प्रेशर सोर, बेड सोर हो जाती है, यहाँ पर एप्सिसिस हो जाते हैं और उधर से एम्बोला निकलता है और वो ब्रेन में जाकर अटकता है। पाल्पेशन, पाल्पेशन के द्वारा हम मसल टोन की बात करते हैं, मसल एट्रोफी, वेस्टिंग बोलते हैं, और स्किन टेम्परेचर और टेक्सचर भी हम देखते हैं। यहां पर लिखा है कि परकशन और ऑस्कल्टेशन की ज्यादा महत्व हेमिप्लेजिया में नहीं होता, जिसका महत्व रेस्पिरेटरी सिस्टम में होता है, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल सिस्टम में होता है। नर्वस सिस्टम की एग्जामिनेशन में परकशन ऑस्कल्टेशन का महत्व कम है। ये देखिए, मसल पावर, पहले मैं कह चुका हूं कि 0 से 5 ग्रेड तक, उसकी ग्रेड यहां पर लिखी है। मसल टोन, ये देखिए, UMN, अपर मोटर न्यूरॉन। जब ब्रेन का कुछ प्रॉब्लम है, स्पाइनल कॉर्ड का प्रॉब्लम है, तो हम बोलते हैं अपर मोटर न्यूरॉन। और जब हाथ पैर की नसें कुछ प्रॉब्लमेटिक हो जाती है तो उसको बोलते हैं LMN, लोअर मोटर न्यूरॉन। दो प्रकार के नर्वस सिस्टम के प्रॉब्लम्स हम स्टूडेंट्स को बताते हैं, एक है अपर मोटर न्यूरॉन और एक है लोअर मोटर न्यूरॉन। समझ में आ गई बात? आगे चलते हैं धीरे धीरे करके। ये देखिए, मसल न्यूट्रिशन देखते हैं। और इन्वेस्टिगेशन सबसे बड़ी चीज है। ये ब्रेन इमेजिंग का फायदा हमें बहुत होता है। ज्यादातर तुरंत हम क्या करते हैं, CT स्कैन या MRI किया जाता है ब्रेन वाला। तो उससे 3 प्रकार के कॉजेज, इसको स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन, ये जो हमारी स्पेस है ना, उसमें कुछ गड़बड़ी है, उसको बोलते हैं SOL, स्पेस ऑक्यूपाइंग लीजन। उसको ही स्ट्रोक बोला जाता है, लिखा है यहां पर देखिए, स्ट्रोक। उसको ही सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट बोलते हैं। तीनों शब्द एक सरीके हैं, पहला है SOL, दूसरा है स्ट्रोक, तीसरा है CVA, सेरेब्रो वैस्कुलर एक्सीडेंट। तीनों का अर्थ एक जैसा है। क्या है अर्थ? इसका अर्थ है, ये क्या है, लीजन क्या है? थ्रोम्बोसिस हो सकता है, एम्बोलिज्म हो सकता है, या सब एरेक्नॉइड हिमरेज हो सकता है, रक्तस्राव। किसकी वजह से होता है? हाइपरटेंशन की वजह से। कहां होता है? चारकट आर्टेरी। उच्च रक्तवाहिनी का नाम बताया है देशपांडे सर ने, चारकट आर्टेरी। और वो किसकी ब्रांच है? सेरेब्रल आर्टरी की ब्रांच है। उसके लिए हम पेशेंट का CT स्कैन, MRI करते हैं। उसके साथ कभी कभी, उस दौरान नहीं, पहले या बाद में EEG करवाते हैं, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम। जैसे हार्ट में ECG निकालते हैं, ब्रेन में हम EEG, इलेक्ट्रोएन्सेफेलोग्राम करवाते हैं। उसके साथ साथ कभी कभी ब्लड टेस्ट भी करवाते हैं। ठीक है, ये देखिए। बाकी का जो है ना, एडिशनल कंसिडरेशन, ज्यादातर इसकी जरूरत नहीं पड़ती। फिर सेंसरी एग्जामिनेशन भी करते हैं, टच, पेन और टेम्परेचर, स्पर्श संवेदना, दर्द वाली संवेदना और तापमान वाली संवेदना ब्रेन को मालूमात होती है नहीं होती, ये देखते हैं डॉक्टर लोग। उसके बाद कॉग्निटिव फंक्शन बोला जाता है, ब्रेन के ज्ञान का फंक्शन, उसकी मेमोरी, स्मृति देखी जाती है, उसका अटेंशन देखा जाता है, उसमें लैंग्वेज कैसी इस्तेमाल कर रही है, मतलब बोलने में कुछ अखड़ रहा है क्या, कल हो गया था, मेरे को पता नहीं चला, मेरे को क्या हो गया। ये देखिए, डिसआर्थरिया बोलते हैं,
हाँ, बोलने में उसको दिक्कत आ रही है ना। उसके बाद हम पूछते हैं, भैया आपका नाम क्या है, भैया ये व्यक्ति कौन है आपके साथ आई हुई, आप यहाँ कहाँ आए हैं, घर पर हैं या कहाँ पर हैं। उसको बोलना चाहिए आज कौन सा वार है, आज के टाइम इस वक्त क्या है, सुबह है, दोपहर है, शाम को। तो ये बोलते हैं देश काल आत्मविज्ञान, ओरिएंटेशन ऑफ द स्पेस टाइम। और ये होता है ना, उसको टाइम प्लेस एंड पर्सन बोलते हैं। टाइम प्लेस एंड पर्सन, ओरिएंटेशन, उसकी जानकारी उसको होनी चाहिए। इसके पता चलता है कि आपका ब्रेन ठीक ठाक काम कर रहा है या नहीं कर रहा है। ठीक है। और बाद में बैलेंस और कोऑर्डिनेशन देखते हैं, जैसे कि सिंपल सिंपल टेस्ट है, अभी सभी का इसके इधर दिक्कत नहीं करने वाला। जैसे ये फिंगर नोज टेस्ट करते हैं, ऐसे लोगों को हम बोलते हैं यहां पर आपकी उंगली है, यहां पर लगाइए और आपके नाक के ऊपर लगाइए। पहले आंख खोलकर करिए, बाद में आंख बंद कर करिए करिए। तो इसको बोलते हैं कोऑर्डिनेशन टेस्ट। दूसरी बात, दूसरे हाथ से करना है। तो ये सब टेस्ट मैंने क्लिनिकल एग्जामिनेशन के जो वीडियो हैं वो आपको देखने से बहुत ही आनंद और फायदा मिलने वाला है, ज्ञान मिलने वाला है। तो मेरे प्यारे दोस्तों, आज की 1 तास घंटे की लेक्चर में प्राध्यापक देशपांडे ने हेमिप्लीजिया के बारे में, पैरालिसिस के बारे में, पक्षाघात के बारे में बहुत ही बेहतरीन इंफॉर्मेशन आपको प्रस्तुत किया है। आपको अच्छी लगी होगी तो ज्यादा से ज्यादा शेयर लाइक कर दीजिए और मेरा चैनल सब्सक्राइब करने की कृपा कीजिए। बहुत बहुत धन्यवाद। मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक स्वस्थ रहे और खुश रहे। धन्यवाद।